तो आज बेटा अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो अपन करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2023 में पेपर में इसी से आया है। ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा है यही आया है इस साल 2023 में। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक साल छोड़ के एक साल आते हैं, तो हो सकता है 3-4 अनुप्रयोग हैं, उनमें से कोई एक आ जाए इस साल। पिछले साल तो आ गया था। और हो सकता है गॉस थ्योरम आ जाए, और हो सकता है अच्छी और निरक्षी स्थिति में से आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है। समझ गए ना? तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे उसका नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। लेकिन गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पता होना चाहिए। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ परिभाषाएं पता होनी चाहिए। जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। ये 3 परिभाषाएं आपको जरूर आनी चाहिए, तभी आप गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपन हेडिंग डालते हैं बेटा, कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं। पहली, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है जरा समझ लेंगे। इधर देखो सब लोग, मान लो ये एक तार है या कहें कंडक्टर। इस तार को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। ये तार की सतह पर प्लस क्यू आवेश इकट्ठा हो गया, एक समान रूप से वितरित हो। इस तार की लंबाई L थी। इस तार की लंबाई L थी। तो इस तार को दिया गया कुल आवेश और इस तार की कुल लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। इस तार को दिया गया कुल आवेश और इस तार की कुल लंबाई, तार को दिया गया कुल आवेश और इस तार की कुल लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से समझ लें, इस तार को दिया गया कुल आवेश और इस तार की कुल लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल आ जाएगा। इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को ही एक रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। बात समझ में आ गई? अब इसका मैं आपसे पूछूं, बताइए एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक, तो आवेश का क्या होता है बेटा? कूलाम। आवेश का क्या होता है? कूलाम। लंबाई का क्या होता है बेटा? मीटर। तो कूलाम अपॉन मीटर। बताओ, बात समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूं, इसका बिनी सूत्र क्या होता है? तो बिमी सूत्र इसका क्या होता है?
आवेश का होता है बिंदु सूत्र AT, लंबाई का होता है बेटा L, तो ये क्या हो गया L-1TA, और m इसमें है नहीं तो m0 L-1T। बताओ बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? रेखीय आवेश घनत्व क्या है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब यही चीज अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व होती, क्या होती है बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यही चीज अगर क्या होती है बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होती? तो अब की बार हमने लंबाई पर दिया था, आवेश हम किस पे देंगे? पृष्ठ पर। पृष्ठ मतलब सतह पर। किस पर? सतह पर। तो हमने मान लो ये हमारी एक सतह है जिसका क्षेत्रफल A, और इसकी सतह पर हमने आवेश दिया जो एक समान रूप से वितरित हो गया। कितना आवेश दिया हमने? कुल आवेश कितना दिया? Q। तो किसी सतह को दिया गया कुल आवेश और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। अब हम इसको अगर एकांक क्षेत्रफल मान लें, A को क्या मान लें? 1, तो इसका नाम हो गया एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल को दिया गया कुल आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बस यहां पर बेटा लंबाई को हटा के क्या कर लेना? क्षेत्रफल। क्या कर लेना यहां पर? तो ये रेखी की जगह क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। बात समझ में आ गई? परिभाषा एकांक लंबाई को हटा के एकांक क्षेत्रफल कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक, तो सिग्मा SI कितना? कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसका विमी सूत्र क्या होगा बेटा? AT अपॉन L स्क्वायर। तो मास इसमें यानी m0 L-2PA। इतना समझ में आ गया? तो इसके बाद तीसरा आता है बेटा आयतन आवेश घनत्व। तो यहां पर क्षेत्रफल की जगह क्या आ जाएगा? आयतन। आयतन आवेश घनत्व में क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। तो यहाँ लंबाई को हटा के क्या कर लेंगे? आयतन कर लेंगे, तो वो आयतन आवेश घनत्व हो जाता है। उसे हम रो से प्रदर्शित करेंगे, वो हम आगे पढ़ाएंगे। इसको अभी लिख लो। लिखा भी? तो लिखे हैं ना सबके पास में? चलिए कोई बात नहीं। तो आयतन आवेश घनत्व तो और समझ लेते हैं, लिखे तो आपके ऑलरेडी पास है ना। तो बस यहाँ पर लंबाई को हटा के अब की बार हम क्या कर लेंगे बेटा? क्षेत्रफल कर ले। क्षेत्रफल को हटा के हमने यहाँ पे कर लिया बेटा आयतन। तो बेटा आयतन पर दिया गया आवेश, तो इसे रो से प्रदर्शित करते, तो इसे पृष्ठीय को हटा के क्या कर लेंगे? आयतन। एकांक लंबाई की जगह एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। समझ गया ना? इसका फिर मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर L3 हो जाएगा, तो L-3 ये हमारा हो जाएगा क्या? आयतन आवेश घनत्व। ये परिभाषाएं आपको हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा दी थी, ये आपको थोड़ा सा रिवीजन इसलिए क्योंकि ये उपयोग में आएंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हेडिंग डाले बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। देखें बेटा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग।
कॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग अपन करने वाले हैं बेटा, ये खुद में एक क्वेश्चन है। पहला अनुप्रयोग क्वेश्चन आता है बेटा, पहला अनुप्रयोग क्या है, ध्यान से सुनना। रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये रेखीय आवेश की जगह बेटा लंबे तार भी लिख सकता है, लंबे तार के कारण, लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। लंबा तार होगा या रेखीय, लंबा होगा तो रेखीय होगा, रेखीय तार, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो एल एक तार है, लंबा है, अनंत लंबाई है, इस पर आवेश दिया बेटा, ठीक है, आवेश दिया तो इसके आवेश के कारण आर बिंदु पर एक बिंदु है P, जिस आर दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, लिखा है ना, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर। तो हमने आर दूरी पर क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाना है, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है। और गॉस की प्रमेय तभी लगती है जब आपका आवेश बंद हो, खुले में नहीं लगती। तो बंद करने के लिए हमने क्या किया, गॉसी सतह मान लिया। क्या मान लिया, गॉसी सतह। हमने एक गॉसी सतह मान लिया। गॉसी सतह किसको कहते हैं, जिसके अंदर आवेश उपस्थित हो, बंद सतह है जिसके अंदर आवेश उपस्थित हो, वह बंद सतह जिसके अंदर आवेश उपस्थित हो उसे हम गॉसी सतह कहते हैं। तो ये देखो इसके अंदर आवेश उपस्थित है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मान लिया हमने, है नहीं लेकिन मान लिया, ठीक है। तो जब हमने इसको मान लिया, अब इस सतह में ध्यान से देखो, इस गॉसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब इस कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था कल हमने, आप याद करो, देखो विद्युत फ्लक्स में हमने कहा था फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने इस गॉसी सतह में तीन सतह मान ली, एक ये ऊपर वाली S1, S2 और एक S3, S1, S2 और S3। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई S1 कॉस थीटा 1, ई S2 कॉस थीटा 2 और ई S3 कॉस थीटा 3, कॉस थीटा 3। मतलब पहली सतह से गुजरने वाला ई S1 cos थीटा 1, ई S2 cos थीटा 2, ई S3 cos थीटा 3। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली जो सतह है इसमें विद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा, और सतह का नॉर्मल जो है, मतलब लंब जो है ना, ऐसा। तो कितना कोण बनना है, 90 डिग्री। कितना बनना है, तो यहाँ थीटा 1 की जगह क्या रख दें, 90 डिग्री रख सकते हैं। S2 सतह ये है, S2 सतह नीचे की तरफ है, इसका नॉर्मल कहाँ बनना है, नीचे की तरफ, मतलब लंब नीचे की तरफ। इसका भी कोण कितना बनना है, तो यहां पर भी क्या रख दें, 90 डिग्री। और तीसरी सतह जो है वो ऐसी है, इस सतह का नॉर्मल कहाँ, इधर की तरफ। तो थीटा कितना बनना है, 0। थीटा कितना बनना है, 0। तो इसका मतलब यहां cos थीटा क्या रख दें, 0। बात समझ में आ गई, नहीं आई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो E इंटू S3।
E इंटू S3। ये बात समझ में आ गई एंगल कैसे है, तो हम इसको मिटा देते हैं ना। फाई E इक्वल टू ES3 आ गया है ना, फाई E इक्वल टू ES3, इतना समझ में आ गया। तो E और S3 जो सतह है वो कैसी है, बेलनाकार। कैसी है ये, बेलनाकार। कैसी है, ये कैसी थी, सर्कुलर। ये कैसी है, बेलनाकार, बेलन की तरह की है ना। ये मार्कर भी देखो बेलन की तरह का ये वाला सतह है। तो बेलनाकार का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh। h की जगह इसकी लंबाई हमने बेलन की मान ली L है, कितनी है, तो 2πRL। समीकरण बताओ, इतना समझ में आ गया। किंतु ध्यान से सुनना बेटा, किंतु गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। सेकेंड इक्वेशन गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब आप देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। फाई फाई बराबर है तो ये भी बराबर होने चाहिए कि नहीं, होने चाहिए कि नहीं, होने चाहिए। ये इसका फाई, इसका फाई, ये फाई फाई बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे। अगर x इक्वल टू बाई लिखा हो, x इक्वल टू बाई लिखा हो, x इक्वल टू जेड लिखा तो x x बराबर तो बाई इक्वल टू जेड भी तो होगा, होगा कि नहीं। तो ऐसे ही ये फाई इक्वल टू ये है, ये फाई इक्वल टू ये, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से E इंटू 2πRL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। राइट हैंड साइड बराबर रख दिए, रख दिए। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। अब यहां से मुझे E निकालना है, E निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन RL। 2πRL का डिवाइड दे दिया 2πRL का, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था इसके पास में। अब आप लोगों को अभी हमने पढ़ाया था, याद करो, हमने आपसे कहा था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L, Q अपॉन L। तो Q अपॉन L की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि Q अपॉन L की जगह हमने क्या रख दिया, लैम्डा। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन अपॉन कूलाम एक ही आवेश के कारण आ चुकी। इसमें देखो बेटा E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका ग्राफ भी जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा। तो जब घटने का बनता है तो ऐसा R बढ़ेगा E घटेगा, एक ग्राफ बनता है। इसकी थ्योरी बेटा कैसे लिखनी है, माना कि L एक अनंत लंबाई का तार है, माना कि L एक अनंत लंबाई का तार है, इसको प्लस Q आवेश दिया गया, इसको प्लस Q आवेश दिया गया, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सभी को एक जैसा मिल जाता है। माना कि L लंबाई, माना कि अनंत लंबाई का L एक तार है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, इसके तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गया। तब गॉस की प्रमेय से इसमें हम क्या करेंगे, एक बंद सतह मानेंगे जिसे हम गॉसी सतह कहेंगे। तब गॉसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये गॉस की प्रमेय से फ्लक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर रख देंगे, ये यहाँ से E निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। थ्योरी के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, 4-5 लाइन की जो मैंने बोली है वो बोलो।